हेलो विद्यार्थियों, मैं आके गुप्ता इस चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं इस वीडियो लेक्चर में प्रकाश के ध्रुवण के बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो कुछ लंबी है, परंतु वीडियो को अंतिम तक देखने के पश्चात आप निम्नलिखित तथ्यों को समझने में सक्षम होंगे। नंबर 1 प्रकाश का ध्रुवण, नंबर 2 समतल ध्रुवित प्रकाश, फिर अध्रुवित प्रकाश, ध्रुवित एवं अध्रुवित प्रकाश में अंतर, कंपन तल एवं ध्रुवण तल, समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विभिन्न विधियां जैसे परावर्तन, अपवर्तन, द्वि अपवर्तन, प्रकीर्णन इत्यादि। अगला है ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर कोण, मैलस का नियम, पोलराइट की रचना, पोलराइट के उपयोग एवं ध्रुवण के विभिन्न प्रकार। तो आइए सबसे पहले हम प्रकाश के ध्रुवण की परिभाषा देखते हैं। प्रकाश संबंधी वह परिघटना जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में सभी संभव दिशाओं में न होकर किसी एक ही दिशा में सीमित कर दिए जाते हैं, प्रकाश का ध्रुवण कहलाता है। तो जो प्रकाश का ध्रुवण है, हम देखेंगे कि विद्युत वेक्टर के कंपन जो अध्रुवित प्रकाश होता है उसमें सभी संभव दिशाओं में होते हैं, लेकिन जब प्रकाश का ध्रुवण हो जाता है तो किसी विशेष तल में इनको सीमित कर दिया जाता है। अर्थात यहाँ पर जो सममित है, प्रकाश सभी दिशाओं में सममित है, तो ध्रुवित प्रकाश कैसा हो जाता है, असममित हो जाता है और इस प्रकार का जो प्रकाश प्राप्त होता है उसे हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। तो ध्रुवण के फलस्वरूप प्राप्त प्रकाश क्या कहलाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। जैसा कि हमको पता है कि तरंगे दो प्रकार की होती हैं। नंबर एक हमारी क्या होती है? नंबर एक अनुदैर्ध्य तरंग होती है। अनुदैर्ध्य जो तरंग होती है उसमें जो माध्यम के कण है, माध्यम के कणों का जो संचरण होता है, तरंग संचरण के दिशा के अनुदिश होता है। इस दिशा में हम कंसीडर करते हैं कि जो तरंग है, तरंग की दिशा का ये तरंग संचरण की दिशा है। कंसीडर करते हैं एक्स एक्सिस है, तो जो माध्यम के कण है, माध्यम के कण इसी दिशा के अनुदिश क्या करते हैं? कंपन करते हैं और इस प्रकार जो अनुदैर्ध्य तरंग होती है वह क्या संपीड़न एवं विरलन बनाते हुए माध्यम में गमन करती है। जहां पर माध्यम के कण पास पास होते हैं, अर्थात कणों का घनत्व ज्यादा होता है, वह क्या कहलाता है? हमारा संपीड़न कहलाता है। और वह बिंदु जहां पर माध्यम के कण दूर दूर होते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? विरलन कहते हैं। तो किसी भी माध्यम में जो अनुदैर्ध्य तरंग है वह संपीड़न और विरलन बनाते हुए आगे बढ़ती है। जैसे हमारे जो ध्वनि तरंग है वह कौन सी तरंग होती है? अनुदैर्ध्य तरंग होती है। दूसरी ओर कुछ तरंगे ऐसी होती हैं जो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, अर्थात अनुप्रस्थ प्रकृति का से तात्पर्य क्या होगा कि माध्यम में उनके जो माध्यम के कणों का जो कंपन है वह तरंग संचरण के दिशा के लंबवत होता है। यदि यह तरंग संचरण की दिशा है तो इस दिशा के क्या होगा? लंबवत ऊपर और नीचे माध्यम के कण क्या करेंगे? कंपन करेंगे और इस प्रकार के तरंगों में क्या होगा? यहाँ पर जहाँ पर अधिकतम ये विस्थापन होता है या आयाम अधिकतम होता है, इसे हम क्या कहते हैं? शीर्ष कहते हैं। और दूसरी दिशा में जो अधिकतम आयाम होता है या विस्थापन होता है, इसे हम क्या कहते हैं? गर्त कहते हैं। तो जो अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं वह शीर्ष और गर्त बनाते हुए किसी माध्यम में क्या करती हैं? आगे गमन करती हैं। तो ये जो दूसरी प्रकार की तरंगे होती हैं यह अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। तो जो कुछ महत्वपूर्ण घटनाएं हैं तरंग की, जैसे तरंगों का परावर्तन, तरंगों का अपवर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन आदि जो घटनाएं हैं वह दोनों प्रकार की तरंगों में होता है, अर्थात अनुदैर्ध्य तरंगों में भी ये घटनाएं होती हैं और अनुप्रस्थ तरंगों में भी ये घटनाएं होती हैं। लेकिन जो ध्रुवण की घटना है वह केवल और केवल अनुप्रस्थ तरंगों का गुणधर्म है, अर्थात जो विभिन्न परिघटनाएं हैं प्रकाश की, उन परिघटनाओं में एक ध्रुवण वह परिघटना है जो यह बताएगी कि यह दी गई तरंग क्या है? अनुप्रस्थ है, क्योंकि ये किनमें होगा? यह अनुप्रस्थ तरंगों में होगा। साथियों, यदि आप मेरे चैनल में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के बीच चैनल को क्या करिए? शेयर करिए और बेल आइकन का बटन दबाइए ताकि आने वाले वीडियोज की आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। थैंक यू।
आइए साथियों देखते हैं प्रकाश के विभिन्न स्रोत। पहला जो हमारा प्रकाश का स्रोत है, यह महत्वपूर्ण स्रोत है। यह क्या है? सूर्य है। ये क्या है? चंद्रमा है। फिर यह क्या है? हमारा लैंप है या मोमबत्ती है और यह टॉर्च है। ये जो विभिन्न प्रकार के प्रकाश के स्रोत हैं, ये इन स्रोतों से निकलने वाला जो प्रकाश होता है, यह सभी प्रकाश होते हैं, यह अध्रुवित प्रकाश होते हैं। हम आगे देखेंगे कि अध्रुवित प्रकाश क्या होते हैं। इनमें वैद्युत वेक्टर के जो कंपन होते हैं, सभी संभव दिशाओं में एक समान रूप से होता है। तो इस प्रकार की ये जो सभी स्रोत हैं आपके सामने, ये सभी अध्रुवित प्रकाश के स्रोत हैं। तो अध्रुवित प्रकाश में जो विद्युत वेक्टर के कंपन होंगे, ये अध्रुवित प्रकाश को साधारण प्रकाश जो है, ये बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश है, ये बल्ब से निकलने वाला जो प्रकाश है, यह साधारण प्रकाश है। और साधारण प्रकाश स्रोत से बल्ब से निकलने वाला प्रकाश क्या होगा? अध्रुवित प्रकाश होगा। इसके जो कंपन होंगे सभी संभव दिशाओं में होंगे, अनंत कंपन तल होंगे और सभी कंपन तलों में इसके जो विद्युत वेक्टर होंगे वह क्या करेंगे? कंपन करेंगे। यदि इसको हम आगे देखेंगे, यदि अध्रुवित प्रकाश को हम क्या कर दें किसी माध्यम के द्वारा, जैसे टूरमैलिन क्रिस्टल है, पोलराइट क्रिस्टल है, तो सभी संभव दिशाओं में ना करके प्रकाश को केवल एक दिशा में इनको हम क्या करें? कंपन को सीमित कर दें। तो इस प्रकार का ये जो प्रकाश प्राप्त होता है, यह प्रकाश क्या होगा? हमारा ध्रुवित प्रकाश होगा। जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने प्रकाश के विद्युत चुम्बकीय तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। इनके अनुसार जो प्रकाश तरंग होती है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। और जो विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं, इसमें दो क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र परस्पर लंबवत दिशा में कंपन करते हैं और साथ में इनका जो कंपन होता है, वो प्रकाश के संचरण की दिशा के लंबवत। तो जो साधारण प्रकाश है, ये साधारण प्रकाश हमारा कौन सा है? ये अध्रुवित प्रकाश है। और इसमें जो विद्युत वेक्टर के कंपन होते हैं, सभी संभव दिशाओं में होते हैं। जितने भी पॉसिबल डायरेक्शन है, सभी संभव दिशाओं में प्रकाश का क्या करता है? विद्युत वेक्टर कंपन करता है। और इनको हम क्या देखते हैं? इसका कारण क्या है? क्यों सभी संभव दिशाओं में करता है? इसको हम देखते हैं। कोई भी प्रकाश स्रोत है वह असीमित परमाणुओं से मिलकर के बना होता है। ये प्रकाश स्रोत है, चाहे वह ट्यूबलाइट हो, जो भी प्रकाश के स्रोत हैं, वह किस से मिलकर के बने हैं? इस प्रकार असीमित कणों से मिलकर के बने होते हैं। जो प्रत्येक परमाणु है, परमाणु का केंद्रीय भाग क्या होगा? नाभिक होगा। और नाभिक के चारों तरफ जो विभिन्न कोष होंगे, ये नाभिक के चारों तरफ जो विभिन्न कोष होंगे, विभिन्न कक्ष होंगे, इन विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं? वृत्ताकार मार्ग में क्या करते हैं? गति करते हैं। जैसे ही उनको ऊर्जा मिलती है, तो इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा अवस्था से उत्तेजित होकर के उच्च ऊर्जा अवस्था में चले जाते हैं। और यह उच्च ऊर्जा अवस्था में केवल 10 की घातीय ऋण 8 सेकंड रहते हैं। कितने सेकंड रहते हैं? 10 की घातीय ऋण 8 सेकंड तक ही रहते हैं उच्च ऊर्जा अवस्था में। और इसके बाद फिर से अपने निम्न अवस्था में आते हैं। लेकिन जब यह निम्न अवस्था में आते हैं, तो विद्युत चुम्बकीय तरंगों का क्या करते हैं? विकिरण करते हैं। तो अलग-अलग पहला परमाणु एक दिशा में विद्युत तरंगों को विकिरण करेगा, दूसरा परमाणु दूसरी दिशा में। तो जितने भी परमाणु होंगे, सभी का अपना-अपना क्या होगा? विद्युत वेक्टर होंगे। और जितने भी संभव दिशाएँ हैं, हर संभव दिशाओं में इनका क्या होगा? कंपन होगा। जितने अलग-अलग परमाणु हैं, सभी परमाणुओं का विशेष दिशाओं में क्या होगा? विद्युत वेक्टर कंपन। पहला परमाणु, ये दूसरे परमाणु का कंपन, ये तीसरे परमाणु विद्युत वेक्टर का, चौथे परमाणु के जितने भी परमाणु हैं, इस प्रकार असीमित परमाणु हैं, तो अलग-अलग तलों में क्या करेंगे? इनके विद्युत वेक्टर के क्या होंगे? कंपन होंगे। क्योंकि विद्युत वेक्टर कैसी राशि है? सदिश राशि है। तो इनको 2 लंबवत अक्षों में क्या किया जा सकता है? वियोजित किया जा सकता है। तो एक एक्स अक्ष की मैं बात करता हूँ, दूसरी वाई अक्ष की बात करता हूँ। तो इस प्रकार ये सभी ये पूरे
जो वेक्टर हैं, वेक्टर इनको 2 अक्षों में 2 लंबवत अक्षों में हम क्या करें, एक्स अक्ष और वाई अक्ष में क्या करते हैं, वियोजित करते हैं। इस प्रकार का जो वियोजन होगा वैद्युत वेक्टरों का 2, तो ये दोनों प्रकाश क्या होंगे, ये प्रकाश और ये प्रकाश क्या होंगे, अध्रुवित प्रकाश होंगे। अध्रुवित प्रकाश ऐसे प्रकाश होंगे जिसमें वैद्युत वेक्टर का कंपन सभी संभव दिशाओं में होगा। ये टूरमैलिन के क्रिस्टल हैं और कैल्साइट के ये क्रिस्टल हैं। इनको विशेष प्रकार से काटा जाता है। इनकी जो अक्षें होती हैं, जब इनको काटा जाता है तो इनकी विभिन्न अक्षें होती हैं जो परस्पर क्या होती हैं, समांतर होती हैं। इन अक्षों के समांतर जो आपतित प्रकाश है, अब यहाँ से देखें, इनको कट करने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ से जो साधारण प्रकाश है, साधारण प्रकाश मतलब अध्रुवित प्रकाश है। अध्रुवित प्रकाश है, इनसे जैसे ही इन ध्रुवक से होकर के ये गुजरेगा, ये ध्रुवक होंगे। इसका छोटा-सा जो टूरमैलिन क्रिस्टल है, इन क्रिस्टलों का एक छोटा-सा पार्ट कट किया जाए, तो इनके जो ये समांतर घटक हैं, समांतर अक्ष हैं, तो ऐसे प्रकाश के ये सभी संभव दिशाओं में हैं, तो बाकी प्रकाश दूसरे घटक दूसरे तल के जो प्रकाश होंगे इसके द्वारा रोक लिए जाएँगे, लेकिन जो इसके जो अक्ष है, अक्ष के जो समांतर घटक होंगे, वो बाहर निकलेंगे। तो ये हमारा क्या होगा, अध्रुवित प्रकाश होगा और ये हमारा निकलने वाला जो प्रकाश होगा, वह क्या हो जाएगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। यहाँ हम देखते हैं कि जो कंपन है, वो सभी संभव दिशाओं में हो रहा है, अर्थात यहाँ पर प्रकाश सममित है और यहाँ कंपन केवल प्रकाश संचरण की दिशा के लंबवत ही हो रहा है, अर्थात अन्य दिशाओं वाले प्रकाश को हमने क्या कर दिया है, रोक दिया है। तो इस प्रकार का जो प्रकाश है, वह क्या होगा, हमारा प्राप्त प्रकाश, ध्रुवित प्रकाश। तो यहाँ हम देखते हैं कि हमारे पास जो प्राप्त प्रकाश है, साधारण प्रकाश था, जितने जो साधारण स्रोत से उनसे जो प्रकाश था वह अध्रुवित प्रकाश है। तो अध्रुवित प्रकाश को हम इस प्रकार प्रदर्शित कर सकते हैं। अध्रुवित और ध्रुवित प्रकाश का किस प्रकार निरूपण किया जाता है, पुस्तकों में हम देखेंगे। तो इसका जो निरूपण होता है 2 प्रकार से किया जा सकता है, या तो इनको इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, या इसका अध्रुवित प्रकाश इस प्रकार से निरूपित किया जा सकता है, या इस प्रकार। या अध्रुवित प्रकाश में क्या होगा, जिस दिशा में हमारा प्रकाश क्या कर रहा है, गति कर रहा है, ये प्रकाश संचरण की गति की दिशा है, तो इसके लंबवत ये इसके क्या हो सकते हैं, लंबवत हो सकते हैं। यहाँ पर ये जो लंबवत है, यहाँ पर ये क्या है, स्क्रीन, यहाँ पर हम स्क्रीन की बात करेंगे। स्क्रीन के अनुदिश है, ये जो घटक है, ये क्या है, स्क्रीन के अनुदिश है। जब आप कॉपी की बात करेंगे तो कॉपी के अनुदिश है। दूसरा यहाँ पर जो डॉट लाइन के द्वारा ये जो दिखा रहे हैं, ये डॉट के द्वारा, ये डॉट, यहाँ जो वैद्युत वेक्टर के कंपन है, ये वैद्युत वेक्टर के कंपन क्या है, स्क्रीन के लंबवत है, अर्थात हमारे और आपकी ओर है। तो ये जो सभी प्रकाश है, ये जो सभी प्रकाश हैं, ये प्रकाश क्या हो जाएँगे, ये जो इतना प्रकाश है, ये जो प्रकाश होगा, यह प्रकाश, यह अध्रुवित प्रकाश होगा, अर्थात अध्रुवित प्रकाश को हम इतने प्रकार से क्या कर सकते हैं, प्रदर्शित कर सकते हैं। अब जो समतल ध्रुवित प्रकाश है, अर्थात जो टूरमैलिन से या पोलराइट से प्रकाश निर्गत होगा, वह ध्रुवित प्रकाश होगा और ध्रुवित प्रकाश को ही हम क्या कहेंगे, समतल ध्रुवित प्रकाश कहेंगे। समतल ध्रुवित प्रकाश को हम 2 प्रकार से प्रदर्शित करेंगे। जहाँ कंपन, ये जो कंपन है, यहाँ पर ये कंपन क्या है, हमारे स्क्रीन के अनुदिश है, तो इसको अनुदिश है, या पुस्तक या पेपर कॉपी के अनुदिश है, तो इसको हम इस प्रकार प्रदर्शित करते हैं। और यदि ये स्क्रीन के लंबवत है, जब आप कॉपी में लिखेंगे तो कॉपी के लंबवत है या पुस्तक के लंबवत होंगे, तो ये क्या होंगे, तो ये जो प्रकाश हो जाएगा, वो हमारा क्या होगा, ध्रुवित प्रकाश होगा। अब हम देखते हैं कि जो हमारा ये प्रकाश था, ये क्या था, साधारण प्रकाश था, जिसे हम क्या बार-बार कहते हैं, अध्रुवित प्रकाश। ये भी हमारा क्या है, अध्रुवित प्रकाश है। जब इसे हम टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा पास करते हैं, तो यहाँ पर जो प्रकाश प्राप्त होता है, यह कैसा प्रकाश प्राप्त होता है, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। अब ध्रुवित प्रकाश में जो प्रकाश के कंपन जिस तल के अनुदिश हो रहे हैं, इसे हम कंपन तल कहेंगे। यहाँ हमारा जो ए, बी, सी और जो डी है, ये जो तल है एबीसीडी, यह कौन-सा तल है, हमारा कंपन तल है, अर्थात जिसमें हमारे जिस तल में हमारे कंपन कर रहे हैं। कंपन तल में क्या होगा, प्रकाश इस दिशा में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। तो एक तो प्रकाश की दिशा इसमें सम्मिलित है और प्रकाश की दिशा की क्या है, इस तल में क्या है, प्रकाश का कंपन। तो हमारा ये कौन-सा तल होगा, कंपन तल। कंपन तल को हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश में वह तल जिसमें प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के कंपन की दिशा तथा प्रकाश के संचरण की दिशा दोनों निहित होते हैं, अर्थात कंपन जिस दिशा में क्या कर रहे हैं, ये कंपन कर रहे हैं, तो यह जो तल होगा हमारा एबीसीडी वाला जो तल होगा, यह क्या कहलाएगा, कंपन तल कहलाएगा। अब एबीसीडी के दूसरा जो लंबवत तल है, वह क्या है, हमारा ईएफजीएच, ये ईएफ
GH, ये जो दूसरा तल है कंपन तल के लंबवत है। ये तल क्या है? कंपन तल के लंबवत है। इसे हम क्या कहते हैं? ध्रुवण तल कहते हैं। तो ध्रुवण तल को क्या परिभाषा दी जा सकती है कि वह तल जो कंपन तल के लंबवत हो तथा जिसमें तरंग के संचरण की दिशा निहित हो, क्या कहलाता है? ध्रुवण तल कहलाता है। मेन कंपन तल के लंबवत जो तल होगा हमारा, वह तल क्या हो जाएगा? ध्रुवण तल होगा। तो जब हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा तो वह 2 तल होंगे। एक हमारा कंपन तल कहलाएगा, जिसमें क्या होगा? विद्युत वेक्टर कंपन करेंगे। दूसरा उसके लंबवत जो तल होगा उसे हम क्या कहेंगे? ध्रुवण तल कहेंगे। अब हम समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की विभिन्न विधियों के बारे में चर्चा करेंगे एक-एक करके कि समतल ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त किया जा सकता है। तो प्रकाश के परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, अपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है, द्वि-अपवर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है या द्विवर्णता के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है या प्रकीर्णन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात समतल ध्रुवित प्रकाश करने की ये विभिन्न विधियाँ हैं, जिनका हमको क्या करना है? एक-एक करके इनका क्या करना है? वर्णन करना है। अब हम पहला देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन के द्वारा ध्रुवित प्रकाश कैसे प्राप्त करते हैं। तो जो साधारण प्रकाश होता है, साधारण प्रकाश कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। जब यह अध्रुवित प्रकाश किसी सतह पर टकराता है, तो परावर्तन में क्या होता है कि प्रकाश किरण परावर्तन के नियमों का पालन करते हुए उसी माध्यम में वापस लौट जाती है। तो जो आपतित किरण है, यह कैसी होगी? अध्रुवित होगी। लेकिन जो परावर्तित किरण होती है, यह क्या होती है? आंशिक ध्रुवित होती है। ध्यान देना है, यहाँ पर जो आपतित किरण होती है, यह पूर्णतः अध्रुवित प्रकाश होता है और जब टकरा करके जब यह परावर्तित किरण होता है, वह क्या होता है? आंशिक ध्रुवित होता है। अब जैसे-जैसे आपतन कोण का मान बढ़ाते जाते हैं, तो ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है। एक स्थिति ऐसी आती है कि आपतन कोण के उस न्यूनतम मान के लिए, एक निश्चित मान के लिए जो परावर्तित किरण होती है, वह पूर्णतः ध्रुवित होती है। तो इस कोण को हम क्या कहते हैं? ध्रुवण कोण कहते हैं या आगे इसको मैं कहूँगा ब्रूस्टर कोण। तो परावर्तन के द्वारा भी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। यह पहली विधि है कि जिसके द्वारा हम क्या प्राप्त करेंगे? परावर्तन के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश। यहाँ हमारी एक ऐसी सतह है, यहाँ पर यह पारदर्शी सतह है। यहाँ पर एक सतह लेते हैं, यह जो सतह है यह पारदर्शी सतह है और इस पारदर्शी सतह में प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन भी हो सकता है और प्रकाश का अपवर्तन भी हो सकता है। तो जो आपतित प्रकाश होता है, आपतित प्रकाश कैसा प्रकाश है? यह अध्रुवित प्रकाश है। जब किसी सतह पर यहाँ पर होके आपतित हुआ तो यहाँ पर जब ये दूसरे माध्यम में प्रवेश करेगा तो ये अपवर्तित किरण है। अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित होती है और जो परावर्तित किरण है यह भी क्या होती है? आंशिक ध्रुवित होती है। दोनों अपवर्तित किरण और परावर्तित किरण दोनों कैसी होती हैं? आंशिक ध्रुवित होती हैं। अब यदि हम जैसे-जैसे हम क्या करते हैं आपतन कोण का मान बढ़ाते जाएँ, तो आपतन कोण का मान बढ़ाने पर क्या होता है? जो परावर्तित किरण है, परावर्तित किरण पर ध्रुवण की मात्रा बढ़ती जाती है। तो आपतन कोण के उस न्यूनतम मान के लिए जिसके लिए परावर्तित किरण पूर्णतः ध्रुवित होती है, इसे ध्रुवण कोण, आपतन कोण का यह जो न्यूनतम मान होता है, इसको ध्रुवण कोण कहते हैं या इसी को हम क्या कहते हैं? ब्रूस्टर कोण कहते हैं। तो आपतन कोण यदि यहाँ I है, तो यहाँ हमारा IP है, तो हमारा परावर्तन कोण भी क्या हो जाएगा? IP होगा। ये दोनों कोण क्या होंगे? ये ध्रुवण कोण होंगे। तो अर्थात जब किसी किरण को किसी पारदर्शी माध्यम में प्रकाश को किस कोण पर आपतित कराया जाता है? ध्रुवण कोण पर आपतित कराया जाता है या ब्रूस्टर कोण पर आपतित कराया जाता है, तो जो परावर्तित किरण होती है, वह पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो ये ब्रूस्टर कोण की परिभाषा पूछता है। ब्रूस्टर कोण या ध्रुवण कोण क्या होता है? किसी पारदर्शी माध्यम पर आपतित प्रकाश के लिए वह आपतन कोण जिसके लिए परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित हो, ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण कहलाता है। तो ये आपतन कोण का न्यूनतम मान होता है। अर्थात किसी सतह पर हम क्या करेंगे? किस कोण पर? ध्रुवण कोण पर प्रकाश को आपतित कराएँगे, तो जो परावर्तित प्रकाश होगा, वह परावर्तित प्रकाश क्या हो जाएगा? पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त। अब देखते हैं बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक यही इसी संबंध ध्रुवण से ब्रूस्टर का नियम। ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है कि यदि कोई माध्यम क्या है? पारदर्शक माध्यम है, तो जो पारदर्शक माध्यम का अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक को हम म्यू के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। तो ध्रुवण कोण, यहाँ जो हमारा ध्रुवण कोण IP है, ये ध्रुवण कोण क्या है? IP है। इस ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या, स्पर्शज्या अर्थात टेंजेंट के क्या होता है? बराबर होता है।
जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है वह ध्रुवण कोण या ब्रूस्टर कोण के टेंजेंट या स्पर्शज्या के क्या होता है बराबर होता है। इसे हम क्या कहते हैं ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। तो ब्रूस्टर के नियम के अनुसार जब किसी ज्ञात तरंग दैर्ध्य का एक अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी सतह पर आपतित होता है तो माध्यम का जो अपवर्तनांक है माध्यम के लिए ध्रुवण कोण के स्पर्शज्या स्पर्शज्या का मतलब क्या हुआ टेंजेंट। यहाँ जो टेंजेंट है ये टेंजेंट के क्या होता है बराबर होता है और इस नियम को हम क्या कहते हैं ब्रूस्टर का नियम कहते हैं। अब हम देखते हैं कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पारदर्शी माध्यम में आपतित होती है, ये जो साधारण प्रकाश है, यह साधारण प्रकाश कैसा है? अध्रुवित प्रकाश है। जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में, यहाँ एक्स वाई है, एक ऐसा माध्यम है, ये पारदर्शी माध्यम है, तो पारदर्शी माध्यम पर आपतित होता है, तो जो अपवर्तित किरण होती है, यहाँ अपवर्तित किरण कंसीडर करते हैं ए, बी और ये डी है, ये बी, डी अपवर्तित किरण है, ये क्या है? आंशिक ध्रुवित है, जबकि जो परावर्तित किरण है यह पूर्णतः ध्रुवित है। तो जब यह पूर्णतः ध्रुवित है तो यहाँ पर जो ये आपतन कोण होगा यह ध्रुवण कोण होगा और साथ में परावर्तन कोण भी क्या होगा ध्रुवण कोण होगा। ध्रुवण कोण को हम किससे प्रदर्शित करते हैं आईपी के द्वारा क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं हमारा ध्रुवण कोण या इसी को हम क्या कहते हैं ब्रूस्टर कोण कहते हैं। अब यहाँ पर हम ये सिद्ध करेंगे कि जब ये दोनों परावर्तित किरण और ये अपवर्तित किरण जब परावर्तित किरण पूर्णतः क्या होता है हमारा समतल ध्रुवित होता है तो उस कंडीशन में हमको ये दिखाना है कि ये आप परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण परस्पर लंबवत होती हैं। क्या होती हैं ये परस्पर लंबवत होती हैं। इसको सिद्ध करने के लिए हम पहले देखेंगे कि इसके ब्रूस्टर के नियम के अनुसार कि ब्रूस्टर का नियम क्या कहता है। ब्रूस्टर का नियम कहता है कि किसी पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वह ध्रुवण कोण के क्या होता है स्पर्शज्या के बराबर होता है अर्थात म्यू बराबर tan आईपी। लेकिन tan थीटा बराबर हमको पता है tan थीटा बराबर क्या होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। तो यहाँ म्यू बराबर क्या हो जाएगा sin आईपी बटा cos आईपी। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट कंसीडर करेंगे ये हमारा क्या होगा पहला समीकरण बन जाएगा। स्नेल का नियम क्या कहता है। स्नेल का नियम कहता है कि किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए आपतन कोण की ज्या आपतन कोण की ज्या की जब मैं बात करूं तो साइन आई ये क्या है हमारा साइन आई। यहाँ आपतन कोण हमारा ध्रुवण कोण है तो आपतन कोण की ज्या अर्थात साइन आई पी और जो अपवर्तन कोण आ रहा है यहाँ अपवर्तन कोण ये जो कोण है ये क्या होगा अपवर्तित कोण और अवलंब के बीच वाला कोण अपवर्तन कोण है। तो अपवर्तन कोण की ज्या अर्थात साइन आर साइन आई और जो साइन आर का अनुपात है वह सदैव क्या होता है एक स्थिरांक के बराबर होता है किसी एक वर्णीय प्रकाश के लिए एक वर्णीय किरण के लिए। तो इसे भी हम माध्यम का क्या कहते हैं अपवर्तनांक कहते हैं। तो म्यू बराबर साइन आई पी बटा साइन आर और यह हमारा क्या हो जाएगा इसे क्या कहेंगे समीकरण नंबर 2 कहेंगे। समीकरण 1 म्यू के बराबर है यहाँ ये समीकरण 1 म्यू के बराबर है और समीकरण 2 भी क्या है म्यू के बराबर है अर्थात दोनों समीकरण 1 और समीकरण 2 के बाएं पक्ष बराबर हैं। क्योंकि बाएं पक्ष बराबर है तो दोनों के कौन सा पक्ष बराबर हो जाएंगे दायां पक्ष दोनों के दाएं पक्ष बराबर हो जाएंगे अर्थात हमारे पास साइन आई पी बटा कास आई पी बराबर क्या हो जाएगा साइन आई पी बटा कास आई पी ये कहाँ से मिला है टेन आई पी से यहाँ से मिला। इस प्रकार साइन आई पी अपॉन साइन आर ये कहाँ से मिला हमारा किस नियम से मिला स्नेल के नियम से। दोनों यहाँ पर अंश साइन आई पी और साइन आई पी समान है तो ये कट जाएंगे फिर ये गुणा कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा कास आई पी बराबर क्या हो जाएगा साइन आर हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कास 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है साइन थीटा के बराबर होता है। तो काश आईपी को हम क्या लिख रहे हैं साइन 90 माइनस आईपी बराबर साइन आर। दोनों तरफ साइन साइन कैंसिल हो जाएंगे तो 90 माइनस आईपी बराबर आर हो जाएगा। आईपी को पक्षांतर करते हैं तो आईपी प्लस आर की वैल्यू क्या हो जाएगी 90 डिग्री होगी। अब यहाँ पर हम देखते हैं हम अपने चित्र में देखते हैं तो ये आईपी है और ये आर है तो ये दोनों कितने हैं ये दोनों हमारे 90 अंश के हो गए। यहाँ इस समीकरण मान लेते हैं 3 है ये दोनों कितने के हो गए 90 अंश के हो गए। तो हमारा ये पूरा कोण एक सरल रेखा में बना कोण कितना होता है 180 अंश का होता है। तो 180 अंश में ये दोनों कोणों का योग क्या है 90 अंश है तो शेष जो बचा कोण हो जाएगा यह क्या हो जाएगा 90 अंश होगा। अर्थात जब किसी माध्यम में हम क्या करते हैं अध्रुवित प्रकाश पारदर्शी माध्यम में अध्रुवित प्रकाश को आपतित कराते हैं तो जो परावर्तित किरण जब पूर्णतः ध्रुवित होती है तो परावर्तित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का कोण 90 अंश होता है। ये सिद्ध करने के लिए एग्जाम में पूछता है। दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।
तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जब हमारा माध्यम कैसा है, पारदर्शी माध्यम है, तो पारदर्शी माध्यम में प्रकाश का क्या हो रहा है? परावर्तन भी हो रहा है, प्रकाश का क्या हो रहा है? अपवर्तन भी हो रहा है। अब हम देखते हैं कि जो परावर्तन प्रकाश है वह आंशिक ध्रुवित है और अपवर्तित प्रकाश भी आंशिक ध्रुवित है। अभी हमने देखा कि यदि आपतन कोण का मान ध्रुवण कोण के बराबर है तो ये क्या हो जाएगा हमारा? यह पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। अब हम क्या देखेंगे, यह परावर्तन की ओर ना देख करके हम क्या करें, अपवर्तित किरण की ओर चलें। तो जो अपवर्तित किरण है, यह अपवर्तित किरण भी क्या होती है? आंशिक ध्रुवित होती है। तो यहाँ पर ये पहली सतह है, यहाँ पर आंशिक ध्रुवित हुई। यदि हम इसी के नीचे एक दूसरी सतह रख दें, एक तीसरी सतह रख दें और इस प्रकार सतहों की संख्या बढ़ाते जाएँ, तो इनके ध्रुवण की मात्रा क्या होती जाएगी? धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी और जैसे धीरे-धीरे बढ़ती जाएगी तो अपवर्तित किरण भी क्या होती जाएगी? ध्रुवित होती जाएगी। तो अब हम अगला देखेंगे अपवर्तन के द्वारा ध्रुवण कैसे होता है। तो अपवर्तन के द्वारा हम ध्रुवण देखते हैं कि ये पहला माध्यम है, पहले माध्यम से ये प्रकाश किरण कहाँ पहुँचती है? दूसरे माध्यम में पहुँचती है, तो यह आपतित किरण और ये अपवर्तित किरण। तो यहाँ जो बीसी अपवर्तित किरण है, यह क्या हो गई? आंशिक ध्रुवित हो गई। अब यह तीसरे माध्यम में पहुँची, ये वितरित तीसरा माध्यम। तीसरे माध्यम में तो और ध्रुवण की मात्रा बढ़ेगी और यह और ज़्यादा ध्रुवित हो जाएगी। फिर ये जब चौथे माध्यम में जाएगी तो क्या हो जाएगी? और ध्रुवित होगी। इस प्रकार ध्रुवण की धीरे-धीरे मात्रा क्या होती जाती है? बढ़ती जाती है और जो निर्गत प्रकाश होगा वह क्या हो जाएगा? पूर्णतः ध्रुवित होगा। एक तो ये इस प्रकार जा रही है, दूसरी हम देखिए पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम, ये तीसरा माध्यम और चौथा माध्यम। तो ये जो अपवर्तित किरण, पहली अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित, दूसरी अपवर्तित किरण आंशिक ध्रुवित, फिर आंशिक ध्रुवित और फिर आंशिक ध्रुवित और इस प्रकार फाइनल जब निकलेगी तो इस प्रकार हम क्या करेंगे? अपवर्तन के द्वारा भी हम कैसे प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं? आंशिक ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं। या पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा अपवर्तन के द्वारा, परावर्तन के द्वारा भी हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं और अपवर्तन के द्वारा भी हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करते हैं। परावर्तन अपवर्तन के फलस्वरूप हम देखते हैं तीसरी विधि है जो समतल ध्रुव प्रकाश प्राप्त करने की तीसरी विधि है। यह तीसरी विधि क्या होगी? द्वि अपवर्तन विधि होगी। तो द्वि अपवर्तन विधि क्या होती है, पहले इसको समझते हैं कि जब कोई क्रिस्टल जैसे हमारा कैल्साइट है, क्वार्ट्ज है, टूरमैलिन के क्रिस्टल है, इनकी यह विशेषता होती है कि जैसे अध्रुवित प्रकाश इन पर आपतित होता है तो आपतित के फलस्वरूप ये यहाँ पर दो भागों में यह इसको क्या कर देता है? अपवर्तित कर देता है। ये पहला भाग ये और ये दूसरा भाग, ये 2 भागों में क्या होती है? अपवर्तित होती है और ये दोनों जो भाग होते हैं, यह क्या हो जाती हैं? ध्रुवित होती हैं। ये दोनों 2 किरणों में होती है, एक साधारण किरण होती है और दूसरी क्या होती है? असाधारण किरण होती है। एक ऑर्डिनरी और दूसरी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ये दोनों कैसी होती हैं? ध्रुवित होती हैं। तो ये किनमें यह इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जो द्विध्रुवण है क्या होता है? जब कोई प्रकाश किरण कैल्साइट, क्वार्ट्ज, टूरमैलिन क्रिस्टल पर आपतित होती है, तो वह किरण क्रिस्टल में प्रवेश करने पर 2 अपवर्तित किरण में विभाजित हो जाती है और यह घटना हमारी क्या कहलाती है? 2 अपवर्तित, इसे हम क्या कहते हैं? द्वि अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वि अपवर्तन कहते हैं। अब द्वि अपवर्तन में से हम क्या करते हैं? यहाँ ध्यान देते हैं, एक हमारे पास ये कैल्साइट का क्रिस्टल है, कैल्साइट के क्रिस्टल को 2 क्रिस्टलों को हम कनाडा बाल्सम, यहाँ पर ये जो है ये कनाडा बाल्सम के द्वारा दोनों को जोड़ दिया जाता है। एक चिपचिपा द्रव है कनाडा बाल्सम। तो कनाडा बाल्सम के द्वारा जैसे इसको जोड़ दिया जाता है, तो जैसे यहाँ पर ये अध्रुवित प्रकाश प्रवेश किया, तो ये किसमें हो गया? समतल ध्रुवित प्रकाश में, 2 समतल ध्रुवित प्रकाश में अपवर्तित हो गया। अब जो कनाडा बाल्सम होता है, यहाँ पर इसका जो अपवर्तनांक होता है, दोनों किरणों के मध्य प्राप्त होता है। तो एक किरण को यह क्या कर देता है? परावर्तित कर देता है, तो ये किरण परावर्तित हो जाती है और दूसरी चूँकि कनाडा बाल्सम कैसा है? पारदर्शी माध्यम होता है, तो दूसरा सीधे इसको पार कर देता है। तो ये जो दोनों किरणें होती हैं, यह कैसी किरणें होती हैं? पूर्णतः ध्रुवित किरणें होती हैं, अर्थात जो निर्गत किरणें दोनों किरणें होंगी, वह पूर्णतः समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार के ध्रुवण को हम क्या कहते हैं? द्वि अपवर्तन द्वारा ध्रुवण कहा जाता है। अगली जो विधि है समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की, अगली जो विधि है इसे हम क्या कहते हैं? द्विवर्णता। क्या कहते हैं? यह जो अगली विधि है द्विवर्णता। तो द्विवर्णता समझते हैं कि द्विवर्णता क्या होता है? यहाँ पर ये हमारा क्या है? साधारण प्रकाश है, जिस साधारण प्रकाश को हम क्या कहते हैं? अध्रुवित प्रकाश कहते हैं, जिसमें वैद्युत वेक्टर के कंपन सभी संभव दिशाओं में होते हैं। अब यह जब वैद्युत वेक्टर की जब यह किसी क्रिस्टल में प्रवेश किया, तो ये क्रिस्टल इसको 2 भागों में विभाजित कर दिया। जो क्रिस्टल है यह इसको क्या कर देता है? 2 भागों
भागों में विभाजित कर देता है। एक जो क्रिस्टल की लंबवत अक्ष है, तो ये जो लंबवत ये बाहर की ओर निकल रही है और दूसरा इसके लंबवत है। तो 2 ये क्या है ये वाला भाग और ये दोनों परस्पर क्या होती हैं समतल ध्रुवित प्रकाश होती हैं और दोनों समतल ध्रुवित प्रकाश में एक भाग को यह क्रिस्टल क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है। इस भाग को जो ये भाग है, इस भाग को क्रिस्टल क्या कर लेता है अवशोषित कर लेता है और जो दूसरी किरण होती है, ये जो दूसरी किरण होती है, यह पूर्णतः समतल ध्रुवित किरण होती है। तो जो इस विधि को हम क्या कहते हैं द्विवर्णता कहते हैं। तो द्विवर्णता क्या होता है? कुछ अपवर्तक क्रिस्टलों में यह गुण होता है कि वे दोनों अपवर्तित किरणों में से एक को प्रबलता से अवशोषित कर लेती है तथा दूसरे को निर्गत होने देती हैं। इन क्रिस्टलों द्वारा वर्णात्मक अवशोषण का गुण द्विवर्णता कहलाता है। वर्णात्मक अवशोषण मतलब किसको एक को क्या करेंगे अवशोषित करेंगे। सिलेक्टिव एब्जॉर्प्शन मतलब एक को अवशोषित कर लेती है और दूसरे को क्या कर देती है निर्गत कर देती है। तो द्विवर्णता के द्वारा भी हम क्या प्राप्त करते हैं? द्विवर्णता के द्वारा समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त किया जाता है। समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त करने की एक अगली विधि है प्रकाश का प्रकीर्णन। क्या है प्रकाश का प्रकीर्णन? हमको पता है प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है। प्रकाश का प्रकीर्णन क्या होता है? जब कोई अध्रुवित प्रकाश, यहाँ ध्यान देना, जब कोई अध्रुवित प्रकाश किसी कण से टकराता है, यहाँ मान लेते हैं गैस की एक कण है, तो गैस के कण से टकराता है तो यह इस प्रकाश के सभी संभव दिशाओं में क्या कर देता है बिखेर देता है। होता क्या है कि जैसे ये अध्रुवित प्रकाश इसमें इस कण पर अणु पर आपतित होता है तो ये जो इसके इलेक्ट्रॉन होते हैं उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं और वह विभिन्न दिशाओं में प्रकाश को क्या करते हैं निर्गित करते हैं। तो ये अलग-अलग दिशाओं में, इस दिशा में यह दूसरी दिशा है और यह अलग-अलग दिशाओं में जितने भी संभव दिशाएं होती हैं सभी संभव दिशाओं में क्या करता है प्रकाश को निर्गत करता है, भेजता है। अब यहाँ पर हम जानते हैं कि प्रकीर्णन के द्वारा हमको पता है कि आकाश का क्या रंग दिखाई देता है, नीला रंग दिखाई देता है। इस क्वेश्चन का हमको आंसर पता है कि प्रकीर्णन के द्वारा क्या होता है और आकाश हमारा नीला रंग दिखाई देता है। तो यहाँ पर हमको देखना है कि जिस दिशा में आपतित प्रकाश की दिशा में जो प्रकाश निकलेगा यह पूर्णतः अध्रुवित होगा। आपतित प्रकाश की दिशा के अतिरिक्त और किसी भी दिशा में होगा तो ये आंशिक ध्रुवित होगा। अर्थात इसमें कुछ अध्रुवित भी होंगे, कुछ ध्रुवित होंगे। लेकिन यदि इसके लंबवत, इसके हम कहाँ से देखें? हमारा जो ऑब्जर्वर है, प्रेक्षक है, इसके इस दिशा में ये है और इसके लंबवत ऊपर-नीचे जो प्रकाश प्राप्त होता है यह पूर्णतः क्या प्राप्त होता है? यह पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। तो इस प्रकार का जो ध्रुवण होता है वह क्या होता है प्रकीर्णन के द्वारा। तो प्रकीर्णन के द्वारा कौन-सा प्रकाश जो इसके लंबवत है, क्या होगा? आपतित इस दिशा के लंबवत जो प्रकाश होगा वह क्या प्राप्त होगा? पूर्णतः ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होगा। तो ये प्रकीर्णन के द्वारा भी प्रकाश का क्या कहलाता है? ध्रुवण कहलाता है। तो विभिन्न माध्यमों के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण, विभिन्न विधियों के द्वारा प्रकाश का ध्रुवण कैसे अध्रुवित प्रकाश को कैसे ध्रुवित किया जा सकता है? विभिन्न माध्यमों के द्वारा हमने देखा कि हम ध्रुवित प्रकाश प्राप्त कर सकते हैं और ये ध्रुवित प्रकाश होता है इसी को हम समतल ध्रुवित प्रकाश कहते हैं। अब देखेंगे ध्रुवित प्रकाश और अध्रुवित प्रकाश में क्या अंतर है। तो एक तरफ हम देखते हैं अध्रुवित प्रकाश और दूसरी तरफ देखते हैं ध्रुवित प्रकाश। जो अध्रुवित प्रकाश होता है इस प्रकाश में विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल के प्रत्येक दिशा में समान रूप से कंपन करते हैं। तो जितने भी संभव अध्रुवित प्रकाश में अब तो क्लियर हो गया कि जितने भी संभव तल हैं सभी संभव तलों के दिशा के लंबवत क्या होंगे? प्रकाश के विद्युत वेक्टर का कंपन होगा। जबकि जो ध्रुवित प्रकाश होगा यदि तरंग की संचरण की दिशा ये है तो इसके लंबवत ही क्या होंगे? इसके लंबवत अर्थात यहाँ स्क्रीन के अनुदिश है और ये जो बिंदी है ये स्क्रीन के लंबवत है। तो इसके लंबवत ही दिशा में होंगे। तो ये क्या कहलाएगा? हमारा ध्रुवित प्रकाश कहलाएगा। इस प्रकार के विद्युत वेक्टर के कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में केवल एक दिशा में होते हैं। तो यही अर्थात इसको हमने क्या कर दिया? एक कन्फाइन कर दिया, एक विशेष दिशा में नियंत्रित कर दिया, तो यही ध्रुवण होता है। फिर जैसे साधारण प्रकाश के स्रोत क्या है? सूर्य है, विद्युत बल्ब है, मोमबत्ती है। इनसे जो प्राप्त प्रकाश होता है वह कैसा होता है? वह अध्रुवित प्रकाश होता है। लेकिन इसी अध्रुवित प्रकाश को जब टूरमैलिन क्रिस्टल के द्वारा या पोलेराइट के द्वारा हम बाहर निकालते हैं तो जो आने वाला निर्गत प्रकाश होता है वह कैसा हो जाता है? ध्रुवित प्रकाश होता है। अब यहाँ पर एक चीज़ और देखते हैं कि अध्रुवित प्रकाश को हम ले लें, एक हम क्या ले लें? अध्रुवित प्रकाश को ले लें। यहाँ पर अध्रुवित प्रकाश और ये टूरमैलिन का क्रिस्टल है। यहाँ ये टूरमैलिन का क्रिस्टल है और यहाँ पर ये प्रकाश कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है।
अध्रुवित प्रकाश को हम कहाँ से लेके जाते हैं? ये टूरमैलिन क्रिस्टल से लेके पास करते हैं और टूरमैलिन क्रिस्टल को किसी भी दिशा में या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में हम घुमाएँ, तो किसी भी दिशा में घुमाने पर जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी, तीव्रता में तो कमी होगी, लेकिन जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वह नियत होगी, अर्थात तीव्रता ना तो घटेगी ना बढ़ेगी। इसकी तुलना में आप इसकी तीव्रता ज़्यादा होगी, निर्गत की कम होगी, लेकिन ये तीव्रता अपरिवर्तित रहेगी। जबकि यदि हम समतल ध्रुवित प्रकाश को इसी को हम क्या करें, ये हमारा समतल ध्रुवित प्रकाश है और समतल ध्रुवित प्रकाश को हम किसी पोलराइज़र के द्वारा पास करें, तो जब इसको हम 90 अंश के कोण पर कर देंगे तो यहाँ पर कोई प्रकाश नहीं मिलेगा, अर्थात निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य होगी। तो अगला जो अंतर है कि जो कौन सा अध्रुवित प्रकाश होता है, इस प्रकाश को पोलराइड से गुजारने के बाद पोलराइड को प्रकाश किरण के परितः घुमाएं तो प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन नहीं होता है, जबकि ध्रुवित प्रकाश में क्या होगा? इस प्रकाश को पोलराइड से गुजारने के बाद पोलराइड को प्रकाश किरणों के परितः घुमाने पर प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन होता है और एक स्थिति ऐसी आती है कि जब पहली जो पोलराइड होती है दूसरे के लंबवत हो जाती है, पहली पोलराइड दूसरे की क्या होती है? लंबवत हो जाती है। उस कंडीशन में क्या होता है? उस कंडीशन में हमारा जो निर्गत प्रकाश हो जाता है वह क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। जैसे ये हमारा साधा ये जो प्रकाश है ये कैसा प्रकाश है? अध्रुवित प्रकाश है। यहाँ से तो ये इसके जो ये अक्ष है, अक्ष के समांतर जो घटक होंगे वो पास हो जाएँगे, अर्थात बाकी दूसरे घटक रुक जाएँगे, विद्युत वेक्टर के दूसरे घटक रुक जाएँगे और ये घटक समांतर है, पास होंगे। अब एक दूसरा लेते हैं जिसको हम क्या कहते हैं? विश्लेषक कहते हैं, ये समांतर है। तो जब समांतर है तो ये पूरे पथ तो जो तीव्रता यहाँ है वही तीव्रता यहाँ रहेगी। लेकिन यदि हम क्या करें इस यदि इसको हम क्या करें, इसको यहाँ कैंसल करते हैं, इसको हम दूसरे वालों को इसको हम क्या करना शुरू करें, रोटेट करें, तो जब ये जो एनालाइज़र होगा जिसे विश्लेषक कहेंगे, ये ध्रुवक होगा और ये विश्लेषक। विश्लेषक क्या हो जाएगा जब इसके लंबवत होगा, अर्थात दोनों के बीच का कोण 90 अंश होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, प्रकाश की तीव्रता शून्य हो जाएगी। तो ध्रुवित प्रकाश को घुमाएँगे तो क्या हो जाएगी, आपतित प्रकाश की तीव्रता शून्य होगी। तो ये दोनों के बीच अब हम देखते हैं कि जो हमारा पहला जो पोलराइड है वह कैसा है। पहले पोलराइड से हम जब प्रकाश को भेजते हैं तो वह उस प्रकाश को क्या कर देता है, ध्रुवित कर देता है। अब जब ध्रुवित प्रकाश को दूसरे पोलराइड से होकर पार किया जाता है, उससे दूसरे से होकर निर्गत किया जाता है, तो उसकी तीव्रता में किस प्रकार परिवर्तन होगा, यदि दूसरा जो पोलराइड है जिसे हम क्या कहेंगे, विश्लेषक कहेंगे या एनालाइज़र कहेंगे, तो इसमें किस प्रकार का परिवर्तन होगा, इसको मेलस के नियम के द्वारा क्या किया जा सकता है, समझा जा सकता है। मेलस क्या कहते हैं कि जो तीव्रता है, I है, जो निर्गत किससे, दूसरे पोलराइड जिसे हम क्या कह रहे हैं, विश्लेषक कह रहे हैं, ये कहते हैं कि जो दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता आई है, यह उन दोनों के बीच जो कोण है, उन कोणों के कोज्या, कॉस को क्या कहते हैं, कोज्या कहते हैं। तो कोज्या के वर्ग के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। ये पहले पोलराइड और दूसरे पहले ध्रुवक और दूसरे ध्रुवक के बीच की जो कोण बन रहा है, इनके कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, ये निर्गत प्रकाश की तीव्रता है। यदि अनुक्रमानुपाती चिन्ह को हटाते हैं, तो यहाँ पर एक बराबर चिन्ह आता है और यहाँ पर जो कांस्टेंट k आता है, इस कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं, I0 से रिप्रेजेंट करते हैं। अब यहाँ पर यदि फाई की वैल्यू हम क्या कंसीडर कर लें, इफ फाई इक्वल टू 0 अर्थात दोनों के बीच का जो एंगल है वह क्या हो जाएगा, 0 है। इस कंडीशन में क्या होगा, cos फाई की जो वैल्यू होगी, cos 0 की वैल्यू क्या होती है, cos 0 की वैल्यू 1 होती है। cos 0 की वैल्यू, द वैल्यू ऑफ cos 0 किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है। तो उस समय जो निर्गत प्रकाश की तीव्रता होगी वह प्रारंभिक तीव्रता के बराबर होगी, अर्थात I बराबर I0, ये क्या होगा, मैक्सिमम होगा, जबकि दोनों के अक्ष क्या हैं, एक ही ओर हैं, तो ये पहला हो जाएगा। लेकिन यदि दूसरे कंडीशन में हम देखें कि यदि फाई का मान 90 डिग्री है, अर्थात दोनों के अक्षों के बीच का कोण क्या बन रहा है, 90 अंश बन रहा है, तो फाई की वैल्यू यदि 90 अंश है, क्रॉसित है, इस स्थिति में हम पोलराइड को क्या कहेंगे, क्रॉसित अवस्था कहेंगे। तो cos 90 की वैल्यू क्या होती है, cos 90 की वैल्यू हमको पता है 0 होती है, cos 90 दैट बिकम 0, cos 90 क्या होता है, 0 होता है। cos 90 0 होता है तो जो निर्गत प्रकाश हो जाएगा, निर्गत प्रकाश की तीव्रता cos 90 की वैल्यू 0, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी, I इक्वल टू क्या होगी, 0 होगी।
बीच के अन्य स्थिति में तीव्रता में क्या हो जाएगी, कमी होगी। यदि 30 डिग्री ले लें, 45 डिग्री ले लें, 60 डिग्री ले लें, तो यहाँ से न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है, क्या फाई की वैल्यू दे देता है 30 डिग्री, 40 डिग्री या 60 डिग्री दे दिया 45, किसी की वैल्यू तो हम cos 45 की वैल्यू यदि दे दिया, तो निर्गत प्रकाश की तीव्रता हमको फाइंड आउट करना है, तो cos 45 की वैल्यू क्या होती है, अंडर 1/√2 और इसको कर देंगे I 0/2 हो जाएगा। यदि 45 पर है तो इसके बेटर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मेलस का क्या नियम कहता है, जब किसी ध्रुवक से आने वाला पूर्णतया समतल ध्रुवीय प्रकाश किसी विश्लेषक पर गिरता है, जो दूसरा पोलराइड है उसे हम विश्लेषक कहते हैं, तो विश्लेषक से निर्गत प्रकाश की तीव्रता विश्लेषक की ध्रुवण दिशा तथा विश्लेषक पर आपतित प्रकाश के वैद्युत वेक्टर के बीच के कोण के कोज्या के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है। एंड दिस इज द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकता है या तो मेलस का नियम आता है, नोट डाउन कर लेंगे। मेलस के नियम का हम प्रायोगिक अध्ययन देखते हैं। यह हमारा पहला पोलराइड है, पहला वाला ये पोलराइड है। यहाँ पर जो यहाँ पर प्रकाश आपतित होगा, पहला पोलराइड जिसे हम क्या कहेंगे, ध्रुवक कहेंगे, यहाँ पर जो प्रकाश होगा वह अध्रुवित प्रकाश होगा। तो अध्रुवित प्रकाश को जो पहला पोलराइड होगा जिसे हम ध्रुवक कहेंगे, यह क्या करेगा, इसको ध्रुवित करेगा। तो यहाँ से जो निर्गत प्रकाश है, यह कैसा प्रकाश हो रहा है, ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो रहा है, तो ये ध्रुवक हुआ। अब दूसरा जो पोलराइड है, ये दूसरा पोलराइड, इसको या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में क्या किया जाता है, रोटेट किया जाता है। तो जब क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम क्या करते हैं, रोटेट करते हैं, तो अब दूसरे जिसे हम विश्लेषक कहेंगे, इसे हम क्या कहेंगे, विश्लेषक। पहले वाले को क्या कहा गया, ध्रुवक कहा गया, दूसरे को क्या कहा गया, विश्लेषक। मतलब विश्लेषक क्यों कहलाया, क्योंकि ये यह पता करेगा कि पहले वाला जो निर्गत प्रकाश है ध्रुवित है कि नहीं है। तो यदि ये ध्रुवित है तो क्या होगा, एक ऐसी कंडीशन प्राप्त होगी जब इसकी तीव्रता क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ध्यान देना है कैसे, ये इस कंडीशन में दोनों के बीच कोण 0 है, तो यहाँ पर मैक्सिमम होगा और ये इस स्थिति में क्या होगा, मिनिमम होगा। तो इस कंडीशन में ये क्या कहलाएगा, हमारा विश्लेषक कहलाएगा। विश्लेषक यह बताएगा कि हमारा जो पहली पोलराइड से निर्गत प्रकाश है वह ध्रुवित हुआ है कि नहीं हुआ है। तो मेलस का नियम का यह क्या है, चित्र के द्वारा इसको या इस वीडियो के द्वारा इसे बड़ी आसानी से समझा जा सकता है। यहाँ पर तीव्रता शून्य हो जाती है। साथियों, अभी तक का जो हमने वीडियो देखा, यहाँ तक वीडियो देखने के बाद हमको पता चल गया कि ध्रुवित प्रकाश क्या होता है, अध्रुवित प्रकाश क्या होता है, ध्रुवण कोण क्या होता है, मेलस का नियम क्या होता है, ब्रूस्टर का नियम क्या होता है। इतने सामान्य प्रश्नों के उत्तर हम आसानी से दे सकते हैं। अब यहाँ पर एक ब्रेन टीजिंग में क्वेश्चन कर रहा हूँ, 2 प्रश्न, छोटे-छोटे प्रश्न उठा रहा हूँ। पहला प्रश्न है कि क्या ध्वनि तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है? यदि हाँ, तो क्यों? यदि नहीं, तो क्यों? तो यहाँ हम बताएँगे इसका यदि उत्तर आएगा कि नहीं, किसको ध्वनि तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगे होती हैं। तो किन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है? तो क्या प्रकाश को ध्रुवित किया जा सकता है? हाँ, इसका उत्तर बताएँगे कि हाँ, प्रकाश को क्या किया जा सकता है? ध्रुवित किया जा सकता है, क्योंकि प्रकाश तरंगे कैसी तरंगे होती है, हमारी अनुप्रस्थ तरंगे होती हैं। एक पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन यहीं से और साधारण सा क्वेश्चन उठा के लें कि चर्चा करें कि हमारे पास ऊष्मीय विकिरण है। कैसा विकिरण है? एक ऊष्मीय विकिरण है और दूसरा हमारे पास कैथोड किरणें हैं। तो इनमें से किसको ध्रुवित किया जा सकता है? तो बताना है कि जो ऊष्मीय विकिरण होते हैं, एक्चुअली में जो ऊष्मीय विकिरण होते हैं, ये अवरक्त तरंगे होती हैं। तो अवरक्त तरंगे क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय तरंगे होती हैं। तो इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, अर्थात ऊष्मीय तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, क्योंकि ये विद्युत चुम्बकीय तरंगे हैं, तो इनमें विद्युत वेक्टर के कंपन क्या होंगे, तरंग संचरण की दिशा के लंबवत होंगे। जबकि जो कैथोड किरणें होती हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज हैं, इलेक्ट्रॉन पुंज हैं, तो इन्हें ध्रुवित नहीं किया जा सकता। तो ऐसे छोटे-छोटे प्रश्नों के हम आसानी से उत्तर दे सकते हैं। अब हम देखेंगे कि पोलराइड क्या होते हैं, पोलराइड की रचना कैसे की जाती है, पोलराइड की कार्यविधि क्या है और पोलराइड के क्या उपयोग हैं। दैनिक जीवन में पोलराइड के क्या उपयोग हैं, इनका हम क्या करेंगे, इस आगे हम इसके बारे में क्या करेंगे, चर्चा करेंगे। तो धैर्य बना के रखें, चूँकि कंप्लीट हम ध्रुवण के बारे में चर्चा कर रहे हैं, इसलिए थोड़ा-सा और देखेंगे तो हम पोलराइड से संबंधित प्रश्नों को उत्तर देने में सक्षम हो जाएँगे और बहुत मज़ेदार वीडियो आगे होने जा रहा है। वीडियो यदि पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
तो देखते हैं पोलराइड क्या होता है, यदि हम इसकी रचना की बात करें, यहाँ पर ये जो हमारी चीज़ बनी है, यह क्या होती है? पोलराइड होती है। तो समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की एक सस्ती युक्ति है। पोलराइड क्या है? प्रश्न पूछा कि पोलराइड क्या है? तो हम कहेंगे समतल ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने की क्या है? एक सस्ती युक्ति है। अब इसकी बनावट कैसी होती है? इसकी जो बनावट होती है, इसमें हम क्या किया जाता है कि पोलराइड में एक फ़िल्म होती है, फ़िल्म के में क्या रहता है, एक यौगिक होता है हर्पेथाइट, जो हर्पेथाइट के जो अति सूक्ष्म टाइप के क्रिस्टल होते हैं, उसको नाइट्रोसेल्युलोज के एक पतली फ़िल्म में क्या किया जाता है, चादर में फैला दिया जाता है और इन क्रिस्टलों को इस प्रकार फैलाया जाता है कि इन क्रिस्टलों के जो प्रकाशीय कक्ष हों, वो परस्पर क्या होते हैं? समांतर होते हैं। यहाँ देखें दिखाई दे रहे हैं जो इसके प्रकाशीय कक्ष हैं, ये परस्पर क्या होते हैं? समांतर होते हैं और इनको 2 काँच के प्लेटों के मध्य क्या कर दिया जाता है? दबा दिया जाता है। तो इस प्रकार की यह जो डिवाइस बन जाती है, यह क्या बन जाती है? पोलराइड। अब पोलराइड क्या करती है? पोलराइड जो अध्रुवित प्रकाश है, यह साधारण प्रकाश है, जब यह साधारण प्रकाश पोलराइड में से होकर गुजरेगा, तो यह कैसा हो जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश में बदल जाएगा। तो यहाँ पर ये जो प्रकाश है, ये निर्गत प्रकाश पोलराइड से निकलने के पश्चात यह कैसा हो जाता है? समतल ध्रुवित प्रकाश प्राप्त हो जाता है। तो इसकी जो कार्यविधि होती है, वह कैसे होती है? जो दूसरे घटक है, ध्यान देना है यहाँ पर विद्युत वेक्टर के जो दूसरे घटक हैं, यह पोलराइड के यहाँ पर जो इसके समांतर घटक होंगे, तो ये पोलराइड इसको बाहर जाने देगी। जो इसके लंबवत घटक होंगे और दूसरे घटक होंगे, पोलराइड क्या कर देगी? इनको रोक लेगी। तो पोलराइड से जो निकलने वाला प्रकाश होगा, जिसके कंपन तरंग संचरण की दिशा के लंबवत तल में ही होंगे, एक ही दिशा में होंगे, तो जो निर्गत प्रकाश होगा, वह कैसा प्रकाश हो जाएगा? समतल ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। तो अर्थात पोलराइड से निकलने वाला जो प्रकाश होगा, वह ध्रुवित प्रकाश या क्या होगा? समतल ध्रुवित प्रकाश होगा। अब हम 2 पोलराइड लेते हैं, एक पोलराइड को हम ध्रुवक कहते हैं और दूसरे पोलराइड को हम विश्लेषक कहते हैं। तो ये कैसा पहला प्रकाश क्या है? यह अध्रुवित प्रकाश है। जैसे अध्रुवित प्रकाश पहले जाएगा, तो ये जो अक्ष हैं, इसके समांतर जो घटक होंगे वैद्युत वेक्टर के, वह पास हो जाएँगे, तो यह जो प्रकाश हो जाएगा, वह ध्रुवित प्रकाश हो जाएगा। अब पहले पोलराइड के जिस अक्ष ये क्या है, इसकी ये अक्षीय है और इसकी दूसरी जो है इसके लंबवत है, दोनों एक दूसरे को क्रॉस्ड है। तो ये कि जो दूसरा पोलराइड कहलाएगा, वह क्या कहलाएगा? क्रॉसित पोलराइड कहलाएगा। अब यहाँ से जो इसके बाद दूसरे पोलराइड से निर्गत प्रकाश की तीव्रता हो जाएगी, वह क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। लेकिन ये दोनों के अक्ष समांतर है, तो जो प्रकाश ये निकला वही निकल जाएगा। लेकिन यदि यह लंबवत है, यहाँ पर पहले की अक्ष और दूसरे पोलराइड की अक्ष क्या है? परस्पर लंबवत है। तो अब निर्गत प्रकाश की तीव्रता क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी। अब हम दैनिक जीवन में देखते हैं कि पोलराइड के क्या उपयोग है। दैनिक जीवन में इतना जो ध्रुवण है, समतल ध्रुव प्रकाश और इनका पोलराइड का क्या यूज़ है? तो हम देखें जो हवाई जहाज़ की खिड़कियाँ होती हैं, इन खिड़कियों में क्या लगे रहते हैं? पोलराइड लगाई जाती है। ये खिड़कियों की जो पैन्स होती हैं, ग्लास होते हैं, उनमें पोलराइड लगे रहते हैं। इनमें 2 प्रकार के पोलराइड होते हैं, एक बाहर पोलराइड होता है, एक दूसरा अंदर पोलराइड होता है। तो जो बाहर पोलराइड होता है, आने वाले प्रकाश को क्या कर देता है? ध्रुवित कर देता है और उसकी तीव्रता को कम कर देता है। और जब दूसरी जो अंदर पोलराइड, जिधर पैसेंजर बैठे रहते हैं, उधर का जो पोलराइड होता है, उसको रोटेट किया जा सकता है। तो रोटेट करके अंदर के प्रकाश की तीव्रता को कम या अधिक किया जा सकता है। तो यहाँ पर जो इनकी विंडो होगी, विंडो में क्या लगा रहता है? पोलराइड लगा रहता है। किसके? वायुयान या एरोप्लेन के। ठीक यही प्रक्रिया क्या होती है, जो हमारी ट्रेनें होती हैं, ट्रेनों की खिड़कियों में भी क्या लगाए जाते हैं? पोलराइड लगाए जाते हैं, ताकि अंदर क्या हो? सीमित प्रकाश प्रवेश कर सके। तो ये क्या है? दैनिक जीवन में किनके उपयोग हम देख रहे हैं? पोलराइड के उपयोग देख रहे हैं। दूसरा पोलराइड का उपयोग हम देखते हैं, क्या होता है कि यहाँ पर जो पोलराइड होते हैं, जब ये गाड़ियाँ एक-दूसरे को क्रॉस करती हैं, तो यहाँ पर ड्राइवर की आँख में चकाचौंध उत्पन्न होता है और चकाचौंध जब उत्पन्न होता है, तो एक्सीडेंट होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो यहाँ जो ये हेडलाइट है, यहाँ पर इनके हेडलाइट पर पोलराइड लगा दिया जाता है और जो ये विंड स्क्रीन है, सामने ये विंड स्क्रीन है, इनमें पोलराइड लगा दिया जाता है और ये पोलराइड एक-दूसरे के क्या रहते हैं? परस्पर इस प्रकार लंबवत रहते हैं। तो ये जो लंबवत रहते हैं, तो एक-दूसरे को क्रॉसित अवस्था में आ जाते हैं और एक-दूसरे को क्रॉस कर देते हैं, तो जो चकाचौंध उत्पन्न होती है, वह चकाचौंध उत्पन्न नहीं होती। तो इनके विंड स्क्रीन और हेडलाइट में क्या रहते हैं? जो गाड़ियाँ होती हैं, उनमें क्या लगाए जाते हैं? पोलराइड लगा दिए जाते हैं, ताकि चकाचौंध कम की जा सके। इसी प्रकार जो हमारे एलसीडी होते हैं, इनके अंदर जो लेटर निकाले जाते हैं, एलसीडी, ठीक है ना? तो यहाँ भी क्या लगे रहते हैं? पोलराइड लगे होते हैं।
3D मूवी देखने के लिए यदि हम कभी टॉकीज में जाए तो हमको क्या दिए जाते हैं, गॉगल्स दिए जाते हैं। 3D मूवी देखने के लिए स्पेशल गॉगल्स बनाए जाते हैं। ये स्पेशल गॉगल्स हैं। ये कहाँ ये बैठे हैं, 3D मूवी देखने के लिए बैठे हैं और ये स्पेशल गॉगल्स बनाए जाते हैं 3D मूवी देखने के लिए। 3D मूवी देखने के लिए यदि आप कभी जाएं और 3D मूवी लगी हो तो आपको स्पेशल गॉगल्स दिए जाते हैं। तो ये इनमें क्या लगा रहता है, पोलराइड लगे रहते हैं। इसी प्रकार यदि हमको क्या लेना है, बादलों का चित्र लेना है, इमेज लेना है, तो बादलों की इमेज लेने के लिए जो कैमरे होते हैं, इनके कैमरों के जो यहाँ सामने का होता है, जो सामने का ये लेंस होता है, यहाँ क्या लगे रहते हैं, पोलराइड लगाए जाते हैं और इन पोलराइडों के लगे हुए एक विशेष एंगल से लिए जाते हैं, तो जो चकाचौंध नहीं तो क्लियर पिक्चर आती है। इसी प्रकार जब हम क्या करते हैं, सूक्ष्मदर्शी देखते हैं, तो सूक्ष्मदर्शी का जो अपदृश्यक होता है, यहाँ पर जो स्लाइड रखी जाती है, स्लाइड तो यहाँ पर जो अपदृश्यक होते हैं, यहाँ पर भी क्या लगा दिया जाता है, पोलराइड लगा दिया जाता है ताकि इमेज क्या बने, साफ इमेज मिले। तो ये दैनिक जीवन हम देखते हैं कि क्या है, पोलराइड के क्या है, कुछ यूजेज हैं। तो हम आसानी से इन प्रश्नों को उत्तर दे पाएंगे कि पोलराइड क्या होते हैं, पोलराइड का दैनिक जीवन में क्या उपयोग किया जाता है, इन प्रश्नों का हम उत्तर दे सकते हैं। अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि जो प्रकाश का ध्रुवण होता है, प्रकाश का ध्रुवण कितने प्रकार का होता है। प्रकाश का ध्रुवण हम देखते हैं कि प्रकाश का ध्रुवण कितने प्रकार का होता है, वह 3 प्रकार से ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है। जो ध्रुवित प्रकाश होता है या ध्रुवण कितने प्रकार से हो सकता है, 3 प्रकार का हो सकता है। यह पहला जो ध्रुवण होता है, इसे हम क्या कहते हैं, रेखीय ध्रुवण कहते हैं। रेखीय ध्रुवण में एक रेखा के अनुदिश क्या करते हैं, हमारे विद्युत वेक्टर कंपन करते हैं। दूसरा हमारा कैसा ध्रुवण होता है, वृत्तीय ध्रुवण होता है, वृत्ताकार मार्ग में ये ध्रुवित करें तो ये क्या हो जाएगा, हमारा वृत्तीय ध्रुवण होगा। और तीसरा क्या होता है, अंडाकार या दीर्घ वृत्ताकार मार्ग में होता है, तो ये दीर्घ वृत्तीय ध्रुवण होगा। तो हम क्या देखते हैं कि जो हमारे ध्रुवण होते हैं वह रैखिक ध्रुवण हो सकता है, या क्या हो सकता है, वृत्तीय ध्रुवण हो सकता है, या कैसा ध्रुवण हो सकता है, दीर्घ वृत्तीय ध्रुवण हो सकता है। तो ये ध्रुवण के हमारे क्या हैं, प्रकार हैं। तो साथियों, मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि यह वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगी। यदि वीडियो यूज़फुल हो, पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन बटन को क्या करें, प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफ़िकेशंस आपको मिलती रहें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू।